हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था और अभी आपको रेलवे एनटीपीसी के जितने भी एनालिसिस हैं और जैसे जैसे हो रहे हैं पेपर वो भी मिल रहे हैं आपको। कल मैंने प्रोवाइड करवाया था जो फेज़ फर्स्ट में मतलब फर्स्ट फेज़ का हो चुका है और सेकंड फेज़ के जो है वो एग्ज़ाम होने शुरू हुए हैं एनटीपीसी के सीबीटी 1 के। तो वो कंटिन्यूस आपको एनालिसिस मिलती रहेगी और कुछ मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ अभी। मिनिमम 2-3 दिन बाद से मैं आपको कुछ वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवाऊँगा वनडे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, मतलब आप जितने भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं करंट की आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा बीच में किसी दिन, जैसे हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था स्पेशल टॉपिक पे। तो उस तरह से मैं कुछ सोच रहा हूँ और मैं जल्दी आपको मैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज यानी हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स का जो शो चलता है हर संडे, उसमें वो फिर से लेके आ गए और ये आज 28वां एपिसोड है। यानी 28 संडे हो चुके हैं हम लोगों को ये वीकली करंट अफेयर्स वाला एपिसोड जो है वो करते करते। और आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम आज आर्मी एविएशन को कॉप्स के बारे में बात करेंगे, विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें होने वाली उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लिथियम आयन भंडार और भी अभी जो 5 हमारी जो फीमेल पायलट हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। जो हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, हर एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले। ठीक है, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली वीडियोस आपको जो मिलती हैं उनकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहली जो आपकी न्यूज़ है वो है हाल ही में दुनिया में सबसे 30 ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी भाषा के लिए विश्व हिंदी दिवस 2020 10 जनवरी को मनाया गया। यहाँ पे लिखा है तीसरी। मैं अभी आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। मतलब जो हमारी करंट की सीरीज़ चलती है, जो भी आप अगर आप कंटिन्यूस ये देख रहे हैं सीरीज़ हमारी देखते हैं तो आपको पता होगा हम एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे आपके आंसर जो है वो आपको बताते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ठीक है, चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा मैं आपको बता दूं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो आप बोलेंगे 10 जनवरी, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछेगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस सम्मेलन कब मनाया गया था, तो ये 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया तो 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। किसने मनाया था, तो इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। ठीक, उसके बाद अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि किसने ये जो मतलब इसको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस को सहमति दिलाई, मतलब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की मंजूरी दिलवाई। तो मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी 2006 को यह शुरू किया था, मतलब ऑफिशियली यह शुरू हो चुका था और यूएन यानी यूनाइटेड नेशन से इसको सहमति मिल गई थी। ठीक है, तो आपको अगर ये पॉइंट पूछा जाता है कि किसने शुरू करवाया था, यूएन ने से सहमति किसने दिलाई थी, तो मनमोहन सिंह जी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 10 जनवरी, एक सेकेंड, कब दिलवाया था, 10 जनवरी 2006 को इससे ऑफिशियल एक्सेप्ट किया गया था, यूएन के द्वारा सहमति मिली थी एक तरह से। तब से ये कंटिन्यूस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी से, मतलब 10 जनवरी 2006 से ऑफिशियली मनाया जाता है। ठीक, ये 3 तरह के आपके क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तीसरी लिख रहा है। तो पहली लैंग्वेज कौन है, पहली सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में वो इंग्लिश है। सेकंड में कौन है, मंदारिन है। अभी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मंदारिन सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा है। ये कहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो ये चाइना में बोली जाती है, इसके अलावा भी कई जगह इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट में इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सेकंड मंदारिन, और थर्ड यानी वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है। ठीक, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा भारत में और किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि भारत के अंदर नागालैंड जो स्टेट है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि इंडिया में किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो यहाँ पे 22 भाषाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि उन 22 भाषाओं में इंग्लिश कहीं पर भी नहीं है। ये चीज़ आप ये लोग याद रखिएगा एक फैक्ट के तौर पे। ठीक,
अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। बहुत मतलब फेमस ये पुरस्कार है। तो अगर आपसे पूछता है कि हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। एनटीपीसी में अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, हिंदी में प्रथम पत्र कौन सा था, जो पत्रिका छपती थी पत्र, तो उदंड मार्तंड, ये हिंदी में छपने वाला पहला पत्र था, उदंड मार्तंड, ठीक। इतने सारे मैंने आपको बता दिए। पहला आपको क्या बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी आप बोलेंगे। इंदिरा गांधी ने पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस सम्मेलन कब मनाया था, 10 जनवरी 1975 में मनाया था। उसके बाद मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को ये शुरू किया था, ठीक है। किसी की सहमति से, यूएन की सहमति, मतलब यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल सहमति मिल चुकी थी, ठीक है। तब से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली फर्स्ट नंबर की लैंग्वेज इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज मंदारिन और थर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश आती है, ठीक। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और हमारी जो भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं, उनमें इंग्लिश कहीं पर भी नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि 22 भाषाओं में इंग्लिश शामिल है कि नहीं, तो आप वहाँ पे नो आंसर करेंगे, ठीक। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला। हिंदी में जो प्रथम पत्र था हिंदी का, वो कौन था, उदंड मार्तन था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए, ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2021 में हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक। मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आप लोग बोलोगे वहाँ से आप लोग रीड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, ठीक। तमिलनाडु के राजनीतिक दल मक्कल नदी माइम ने गृहिणियों के लिए सरकारी वेतन प्रदान करने की घोषणा की है, ठीक है। अभी तमिलनाडु में जो है वो इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत नई निकल के आई है कि किसी पार्टी ने गृहिणियों, यानी जो हाउस वाइफ होती हैं, उनको मतलब जो काम करती हैं वो घर पे, उनके काम के बदले में उनको पगार देंगे, यानी वेतन देंगे। उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया अगर वो जीत गए तो। ये किसकी पार्टी है, तो ये कमल हसन की पार्टी है। उन्होंने हाल ही में अभी नई पार्टी बनाई है अपनी, मक्कल नदी माइन ये पार्टी है। तो अगर आपसे पूछता है कि मक्कल नदी माइम किसकी पार्टी है, तो कमल हसन की पार्टी है। कहाँ की पार्टी है, तो ये कहाँ की पार्टी है, तमिलनाडु की। ये इसका ऑफिशियल लोगो हो गया, आप देख सकते हैं, नई पार्टी कमल हसन जी ने बनाई है, ठीक। इन्होंने क्या कहा है कि अगर इनकी अनाउंसमेंट में हाउस वाइफ को उनके कार्य के लिए उनकी तनख्वाह दी जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने जम्मू व कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपए की औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। ये चीज़ याद रखिएगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने 28,400 करोड़ रुपए की औद्योगिक विकास योजना की मंजूरी किसको दी है, जम्मू व कश्मीर को दी है। अच्छा, और कुछ फैक्ट मैं बता देता हूँ कि ये 28,400 करोड़ यहाँ पे इंडस्ट्री का निर्माण किया जाएगा, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। और ये इतना बड़ा अमाउंट दिया गया है, ये 15 साल के लिए दिया गया है। कितने साल के लिए दिया गया है, 15 साल के लिए, मतलब 15 साल टोटल। 15 साल में ये पैसा जो है, ये अमाउंट जो है वो खर्च करके इंडस्ट्री वहाँ पे बनानी है। ये कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये उपराज्यपाल हैं कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। कौन है, मनोज सिन्हा। पहले कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है अभी, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके की फीचर्स क्या हैं स्कीम के, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 करोड़ अलग अलग टाइप से लगाए जाएंगे, जिसमें 6% मैक्सिमम 7 ईयर्स तक है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएंगी, जिससे वहाँ का विकास होगा और भी कई चीज़ों को यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, धन का उपयोग, यहाँ पे मैंने आपको बताया, धन का प्रयोग 2037 तक औद्योगिक क्षेत्र के को विकसित करने के लिए किया जाना है। यहाँ योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसी नौकरियों का सृजन करना है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे और उद्योग और सेवा के में केंद्र शासित प्रदेश को विकास को बढ़ावा देंगे। ये बदलने में नए निवेश को आकर्षित करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो बस आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि हाल ही में किस राज्य को औद्योगिक विकास मंजूरी के लिए 28,400 करोड़ रुपए दिए गए, तो जम्मू कश्मीर को दिए गए, ठीक है। कितने साल के लिए दिए गए, तो 15 साल तक ये खर्च किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके लिए जो टॉपिक है वो क्या है, मतलब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है कि तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त 2 GB इंटरनेट डेटा कार्ड प्रदान करने की घोषणा की। देखिए, कहीं का भी किसी भी स्टेट का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे आपको योजनाएं जो है वो बहुत तेज़ी से सुनने को मिलती हैं, नई योजनाएं। और भी जो जो गवर्नमेंट होती है सत्ता पे उस समय, वो कई योजनाएं रिलीज़ करती है, तो ये कॉमन है।
ठीक है। और अगर नहीं भी करती है तो भी अगर वो प्रॉपर करती चली आ रही, जैसे आंध्र प्रदेश में हमारी वीडियो में हर बार आंध्र प्रदेश होता है अक्सर, यानी 90% हमारी वीडियो जब भी आप देखते हो तो आंध्र प्रदेश की योजनाएं जरूर होती हैं। तो जो कर रहा है वो कंटिन्यूस कर रहा है। चलिए छोड़ते हैं ये सब। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट सीएम ने क्या किया कि इन्होंने कॉलेज के छात्र, कौन से कॉलेज के छात्र, सरकारी स्कूलों के जो छात्र होंगे उनको 2 GB पर डे, कितना, 2 GB पर डे डेटा दिया जाएगा, किसके लिए, पढ़ने के लिए। इंटरनेट कार्ड की घोषणा की है और ये जनवरी से अप्रैल तक के में बांटे जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीएम है किसके, तमिलनाडु के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में नई दिल्ली में सुरक्षा से संबंधित फ्रांस के साथ वार्षिक रणनीतिक वार्ता आयोजित की। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन पूछता है कि न्यू दिल्ली, हाल ही में न्यू दिल्ली में किसके साथ जो एनुअल मीटिंग थी वो हुई, तो फ्रांस के साथ हुई थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस रणनीतिक वार्ता हुई है जो अक्सर होती रहती है देशों के बीच में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें क्या किया है, देशों के मुख्य रूप से कोविड-19 टीकों, परमाणु, इंडो पैसिफिक अंतरिक्ष, पर्यावरण, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण और रक्षा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऐसी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक सेवारत गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह का निधन हो गया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये पॉलिटिकल फेस है। ठीक है, मैंने आपको अक्सर बताया कि कोई भी अगर व्यक्ति का निधन होता है तो निधन का हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में माधव सिंह जी का देहांत हुआ, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो वो आप बता सकते हैं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि माधव सिंह का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वहाँ पे राजनीति क्षेत्र हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो फेस होता है, जो चेहरा होता है बहुत जाना पहचाना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में कर्नाटक के मंड्या में घरेलू लिथियम के छोटे भंडार मिले। छोटे भंडार मतलब कोई, देखिए कोई बोल रहा है 14,000 टन, कोई बोल रहा है 1400 टन, कोई बोल रहा है 16,000 टन। तो ये अभी फिक्स नहीं है, मेरे को भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि फिक्स कितना है। मैंने कई जगह ढूंढा तो अलग अलग टाइप से वहाँ पे जो है वो शो करवाया कितना टन मिला है। ठीक है, अच्छा, लिथियम से होता क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि आपके मोबाइल्स में जो बैटरीज पड़ती हैं वो लिथियम आयन की होती हैं। और जो अभी इलेक्ट्रिक कार्स की बात हो रही है उसमें भी लिथियम आयन की बैटरी का यूज़ हो रहा है। जो टेस्ला की जितनी भी कारें हैं, जो टेस्ला मैंने आपको बताया था कि एलन मस्क की कंपनी है, और इलेक्ट्रिक कार्स का जो प्रोडक्शन वो करती है और इंडिया में आने वाली है, मतलब आ चुकी। ये भी न्यूज़ है कि उसने बेंगलुरु में अपना फर्स्ट प्लांट जो है वो स्टार्ट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन किस तरह का बनेगा। इंडियाज़ इम्पोर्ट्स ऑफ लिथियम बैटरीज, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2019 में कितना है, 1.2 बिलियन डॉलर्स का हमारे पास लिथियम का था। ठीक है, लेकिन 2017 में 384 मिलियन ही था, जो कि बढ़ के 1.2 बिलियन है। क्यों, क्योंकि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे 14,100 टन की फाइंड इन कर्नाटका बोला गया है। कई जगह 1600, मतलब 16,100 टन है। इस तरह से कई अलग अलग। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि घरेलू लिथियम के छोटे भंडार भारत में किस जगह मिले हैं, तो कर्नाटक के मंड्या पे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा भंडार वर्ल्ड में लिथियम के कहाँ पर है, तो पहला आपको राइट आंसर करना है चिली में। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछेगा दूसरे नंबर में, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। थर्ड नंबर पे तो अर्जेंटीना में। फोर्थ नंबर पे कौन आता है, आपका चाइना आता है लिथियम के भंडारों में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा संसद को संबोधित करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब इस तरह की न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है आपसे। देखिए, ये अगर आपसे पूछेगा कि जो आपका ये नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये किसकी मतलब किसकी जयंती में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती में मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन। कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे कुछ पूछेगा कि इनका स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। ठीक, ये चीज़ क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा वनडे एग्जाम्स में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन क्या पूछेगा इंपॉर्टेंट, कि जैसे आप मैंने को बताया था इंपॉर्टेंट डेज जितने भी होते हैं उनकी थीम पूछता है। तो थीम क्या पूछेगा कि नेशनल यूथ डे 2021 की जो थीम है वो क्या है। तो इस बार की जो थीम थी वो क्या थी आपकी, उत्साह उत्साह नए भारत का यूथ, नए भारत का यूथ, ये थी इस बार की थीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अच्छा, एक एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है वनडे एग्जाम्स में। रामकृष्ण परमहंस इनके, सॉरी, परमहंस इनके गुरु थे, किसके? स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको दिखा दिया। नेशनल यूथ डे पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 का ये है पोस्टर है। ठीक है, और इसकी थीम थी बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया, फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। ये इस तरह से। अभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट थीम जो मैंने बताई वो क्या थी? उत्साह नए भारत का युवा, ये थी इस बार की थीम। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कश्मीर एवं कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में अलग रंगों के साथ भारत का मानचित्र जारी किया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग रंग का है, ये पूरा भारत एक कलर का है, लेकिन इसको अलग विवादित क्षेत्र के रूप में WHO ने दिखाया है। इसकी बहुत ज़्यादा निंदा भी हुई थी और भारत ने बोला भी था कि ये आप अपना जो मैप है, मैं आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था नेपाल और हमारे बीच लिम्पियादुरा वाले क्षेत्र पे ही। ठीक है, यहाँ पे, कहाँ पे, एक सेकेंड, इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, जिसके बीच बाद में अलग अलग तरह के पोस्टर जारी हो रहे थे। अब नेपाल ने भी अपना मानचित्र जारी कर दिया, जिसके बाद सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो गई टाइम टू टाइम। अभी क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र को WHO ने यानी ये अलग मैप से दिखाया, अलग कलर से दिखाया है कि ये एक विवादित क्षेत्र है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी। नॉर्मल सी चीज़ क्या, ये पढ़ाई के बेस से नॉर्मल थी, ऐसे नॉर्मल नहीं है। देखिए जो सेंसिटिव मुद्दे हैं भारत के वो अलग हैं, और आपकी पढ़ाई के बेस से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। और WHO को बोला भी गया है कि आप इन सब चीज़ों में थोड़ा सा सही से काम करिए, क्योंकि एक तरह से कई बार आपने देखा होगा WHO चाइना का ज़्यादा पार्ट लेता है। ठीक है, वो सब छोड़िए। नेक्स्ट, हाल ही में सभी महिला क्रू के साथ पहली भारतीय नॉन स्टॉप फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के मध्य संचालित की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि फर्स्ट इंडियन नॉन स्टॉप फ्लाइट विद ऑल वुमेन्स क्रू कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली आपकी सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक। ये सबसे लंबी फ्लाइट है। कितनी है ये लंबी? 16,000 किलोमीटर की ये फ्लाइट की दूरी है। ठीक है, सबसे लंबी फ्लाइट है। अच्छा, इसमें ऐसा क्या खास था? देखिए सबसे पहली चीज़ खास, कि सारी इसमें वुमेन आप पायलट देख रहे होंगे, और इसका जो प्रतिनिधित्व किया है जोया अग्रवाल, ये इनमें से जोया अग्रवाल जी हैं जिन्होंने इस टीम का प्रतिनिधित्व किया है। उनके प्रतिनिधित्व में ये टीम जो है वो ये काम कर पाई। अच्छा, इतना क्या खास काम था मैं आपको बता देता हूँ। इतना खास क्या काम था, देखिए नॉर्मली क्या होता है जब भी हमारी फ़्लाइट्स आती हैं, ये आप देख रहे होंगे हमारी, अब अगर आप ग्लोब देखते हैं तो इस तरह है, ये यहाँ पे इस तरह से, एक सेकेंड, हाँ ये आप देखते होंगे ग्लोब, मैं सही से नहीं बना पा रहा हूँ, ये आप इस तरह से देखते होंगे ग्लोब को। ठीक है, इस तरफ से। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारी फ्लाइट जाती है तो यहाँ से इस तरह से घूम के जाती है। ठीक है, लेकिन क्यों इस तरफ से क्यों नहीं जाती? क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो इस वजह से ये ऐसे फ्लाइट ना जाके इस तरह से जाती है, इस तरह से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मतलब ये इस तरह से घूम के जाती है, ये ऊपर की तरफ नहीं जाती है। लेकिन इन्होंने जो सबसे एक तरह से आप बोल सकते हैं सबसे खतरनाक काम किया है, ये फ्लाइट को यहाँ से लेके सैन फ्रांसिस्को से उतारा, इस तरह से इन्होंने उतारा है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, और सबसे जो खतरनाक का ये है कि यहाँ पे जब बर्फ़ जमी रहती है तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि इंजन्स फेल हो जाते हैं। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण इंजन फेल्स हो जाते हैं और फ्यूल जम जाता है, और नेविगेशन सिस्टम जो होता है वो फ्लाइट का काम करना बंद कर देता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने है कि यहाँ पे ठंड के यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ से इन्होंने ये फ़्लाइट जो है वो निकाली है। ठीक, तो इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है, और पूरी फीमेल मेंबर थी इसलिए भी ये ज़्यादा चर्चा में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछते हैं कि एयर इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी, JRD टाटा ने की थी 1930 में। ठीक, नेक्स्ट, DRDO। देखिए भाई DRDO बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इस समय, और आपसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे DRDO के बारे में। DRDO ने बहुत ही कम तापमान में सैनिकों की मदद करने के लिए हिमतापक उपकरण विकसित किया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इससे क्या होगा? इससे ये होगा, मैं बता रहा हूँ आपको ये क्या होगा। इससे ये होगा कि जैसे आप देखते होंगे कि लद्दाख वगैरह में, देखिए हम लोग तो यहाँ पे अभी इस समय ठंड का माहौल है, और
बहुत ही कम टेम्परेचर जाता होगा तो 5 4 जाता होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाता होगा। तो ऐसी ठंड में हम लोगों का क्या हाल हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो बॉर्डर पे सैनिक हैं वहाँ पे माइनस में होता है, कभी कभी क्या होता है -30 -40 डिग्री तक चला जाता है, और इससे भी कई कई बार ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पे सैनिकों का कई बार क्या होता है कि खून, वहाँ पे आप देखते होगे, कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ का अगर आप वीडियो देखते होगे तो वहाँ पे अंडे जम जाते हैं और उन्हें पत्थर से तोड़ा जाता है, टमाटर जम जाते हैं, वहाँ सारी चीज़ें खाने की जम जाती हैं, इतना वहाँ टेम्परेचर डाउन रहता है। और इतनी ठंड में वहाँ पे कैसे रहते होंगे, तो डीआरडीओ ने क्या किया है, डीआरडीओ ने एक ऐसा रूम डेवलप की, एक मशीन डेवलप की है जो जहाँ पे लगाई जाएगी, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो सोल्जर्स होंगे वो अपना टेम्परेचर जो है वो मतलब एक तरह से बैलेंस कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, स्थिर कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो उस कैंप के अंदर जाके अपने आप को जो है वो ठंड से बचा सकते हैं। तो आपसे बस क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा कि किसने हिमतापक उपकरण का विकसित किया है, तो यहाँ पे डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और हाँ, एक चीज़ और, डीआरडीओ ने एक दवा भी बनाई है, मैं दवा के बारे में आपको बता देता हूँ। एलोकेल जेल। ये जेल क्यों बनाए, तो जेल भी वहाँ के लोगों की वजह से बनाए। क्यों, क्योंकि ठंड में जब वहाँ पे सैनिकों की या ठंड में किसी भी व्यक्ति की हड्डी जम जाती है, और हड्डी में कई बार ठंड की वजह से ही जब आप गिर जाते हैं तो कई बार हड्डी में जो है वो चोट आ जाती है, खून की वजह से। वहाँ पे जब लो टेम्परेचर रहता है, -30 -40 डिग्री रहता है, तो वहाँ पे कई बार ठंड की वजह से खून भी जमना शुरू हो जाता है, बॉडी का इतना टेम्परेचर डाउन रहता है। तो जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम होगी वहाँ पे ये जेल लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें, तो आपसे पूछ सकते हैं कि एलोकेल जेल का निर्माण किसने किया है, तो डीआरडीओ ने किया है। हिमतापक का निर्माण किसने किया है, तो डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जापान ने भारत को कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित होने लोगों के लिए 3550 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा वैक्सीन में भी खर्चा हो रहा है, वैक्सीनेशन में, तो इसके लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो जापान ने 3550 करोड़ रुपए का ऋण दिया है भारत को। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र के लिए एकल खिड़की निस्तारण प्रणाली शुरू की है। तो अगर आपसे पूछते गए कि एकल खिड़की निस्तारण प्रणाली हाल ही में किस क्षेत्र के लिए जारी की गई है, तो अगर वहाँ पे कोल सेक्टर होगा तो कोल सेक्टर आप टिक कर देंगे उसको। ठीक है, अच्छा होगा क्या वहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी वाद विवाद होंगे वो यहाँ पे सुलझाए जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई होप। और इससे कुछ मैं रिलेटेड पॉइंट बता देता हूँ। निजी क्षेत्रों में दिए गए 50 ब्लॉकों के साथ कोयले की वाणिज्यिक खनन की अनुमति दी गई है। राज्य साझाकरण के आधार पर निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक की पेशकश की गई, और कोल बेड मीथेन निष्कर्षण अधिकार की नीलामी कोल इंडिया की कोयला खदानों से की जानी है। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, लेकिन आपके एग्जाम से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपके एग्जाम्स में नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वनडे में यही पूछा जाएगा कि एकल खिड़की निस्तारण प्रणाली कहाँ शुरू हुई थी, कोल सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में इंडोनेशिया की दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात पेंटिंग गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दूसरा चित्र, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक मैं अभी आप तो स्टार्टिंग में नहीं समझ पाएंगे, जब मैं बताऊँगा तभी। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पैर ये हैं, 2 पैर ये हैं, यहाँ पे ये चेहरा, आपको कुछ समझ आ रहा है? इस तरह से किसका कंकाल होता है, एक तरह से आप अगर बोले बॉडी, तो ये पिग यानी सुअर की पेंटिंग है। किससे भी नहीं है, तो गेरू। आपको पता होगा कि कई बार क्या होगा कि दिवाली में या होली में गेरू एक लाल कलर की मिट्टी टाइप होती है, और उससे जो है वो मैदान रंगा जाता है, कई जगह घर भी उससे रंगे जाते हैं। तो ये इस गेरू की पेंटिंग है, और ये कितनी पुरानी है, तो ये बोला जा रहा है कि ये पुरानी है लगभग लगभग, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा है, पुरातत्वविदों की एक टीम ने पता लगाया कि दुनिया में सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग हो सकती है जो 45,000 से अधिक वर्षों तक डेटिंग करती रही है। ठीक है, गुफा चित्रकला में इंडोनेशिया के सुलावेस द्वीप में एक जंगली सुअर स्थान है जहाँ चित्रकला पाई गई है, मतलब ये जंगली सुअर की जो चित्रकला है वहाँ पाई गई। ठीक है, मध्य इंडोनेशिया द्वीप में जो
17,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। यहाँ पे ये पेंडिंग पाई गई। इतना बाउंड्री नहीं है। आपसे अगर पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से तो अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि हाल ही में कहाँ पे दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग पाई गई है, तो इंडोनेशिया में पाई गई। बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। अच्छा, इससे यहाँ से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अजंता एवं एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में औरंगाबाद के बारे में भी बताया था, जो हमारी वीडियोस थी। ठीक है, और अभी एनटीपीसी में एग्जाम ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बाघ की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में इंदौर के पास धार में स्थित है। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। बादामी गुफाएं दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। और उदयगिरी को सनराइज हिल्स भी कहा जाता है। और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर और उड़ीसा में। ये कुछ अलग से एडिशनल फैक्ट थे। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में से तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए की सौदे की मंजूरी की है। तो अगर आपसे पूछता है कि हाल ही में कैबिनेट कमेटी ने किससे तेजस खरीदने के लिए मंजूरी दी है, तो ये HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से मंजूरी मिली है। ठीक है, चलिए। ये एक तरह से जो तेजस है ये राफेल के इक्वल माना जा रहा है कई चीज़ों में। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कुछ। तेजस स्वदेशी चौथी पीढ़ी का टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग विमान है। इसमें क्या है? LCA तेजस के लिए MK1A वेरिएंट में 50% की बजाय 60% स्वदेशी उपकरण और तकनीक का यूज़ किया गया। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो बनाए जाएंगे हमारे ये जो फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे, इसमें 60% स्वदेशी जो भी ये उपकरण है उनका यूज़ किया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? तेजस हवा में और हवा से ज़मीन पर मिसाइल छोड़ कर सकता है। मतलब हवा से हवा में मार सकता है और हवा से ज़मीन में भी मिसाइल मार सकता है। इसमें एंटीशियल मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये तेजस 42% कार्बन फाइबर और 43% एल्यूमिनियम अलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। और एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? ये ऐसा विमान है जिसमें हवा से ही फ्यूल भरा जा सकता है। यही चीज़ राफेल में भी थी। अगर विमान उड़ रहा है आपका, ठीक है, और विमान में अगर ईंधन खत्म हो जाता है तो एक कोई और विमान होगा जो इसमें हवा में ही, मतलब बिना इसको उतरे वहीं हवा में ही इसके ईंधन भर देगा, फ्यूल भर देगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। ये चीज़ याद रखने लायक है। ठीक है, हाल ही में मवेशियों की बीमारी लंपी स्किन डिजीजेस भारत में पहली बार मामला सामने आया है। तो ये लंपी स्किन डिजीजेस का मामला जो सामने आया है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लंपी स्किन डिजीज हाल ही में कहाँ पाई गई, तो भारत में पहली बार इसका मामला पाया गया है। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि मवेशियों में ये भारत में 16 से राज्य से ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। और सबसे पहले ये बीमारी 2019 में बांग्लादेश में देखी गई थी और वहीं से ये भारत में आई। इससे क्या होता है? ये दुधारू पशु में अधिकतर पाई जाती है। और इससे क्या होता है कि देखिए, आप बॉडी में देख रहे होंगे ये गांठें पड़ जाती हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो मवेशी होता है। ठीक है, और इसका वर्तमान में कोई उपचार नहीं है। और इससे क्या होती है, जैसे गाय भैंसों की जो दूध देने की मात्रा होती है वो भी कम हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लंपी स्किन डिजीजेस किससे रिलेटेड है, तो ये एक तरह की आप स्किन डिजीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, मैं शायद कुछ क्वेश्चन आंसर छूट गए हैं मेरे से, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। और ब्लैंक पेज है। ठीक है, अगर देखिए मेरे से जो क्वेश्चन आंसर छूट गए हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर आपसे पूछता है कि इंडियाज़ फर्स्ट फायर फायर पार्क कहाँ पे खोला गया है, तो ये उड़ीसा में खोला गया है। ये आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जो है वो मैं वही ढूंढ रहा था स्लाइड में। ये क्वेश्चन मेरे से छूट गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि इंडियाज़ फर्स्ट फायर पार्क कहाँ पे खोला गया है, तो उड़ीसा के अंदर खोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछेगा डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर बोर्ड 2020 इन ब्रेकआउट आउट इकोनॉमिक्स में भारत की कौन सी रैंक आई है, तो ये भारत की 4th रैंक आई है। ठीक है, फर्स्ट रैंक कौन सी है? चाइना की है फर्स्ट रैंक। स्लाइड लाना मैं भूल गया हूँ शायद, उसके लिए हम सो सॉरी। और क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, हेनले पासवर्ड हेनले पासपोर्ट हेमले पासपोर्ट इंडेक्स इंडेक्स 2021
ये रेटिंग जारी होती है पासपोर्ट को लेके, जो हर साल जारी होती है, और इस बार जारी हुई। इस बार इंडिया की रैंक कम हो गई है, इंडिया की रैंक है 85, ठीक है। और यूएसए की रैंक है 80, सॉरी यूएसए की रैंक है 7, ठीक। अच्छा, टॉप में कौन है? टॉप में है जापान, सेकंड में है सिंगापुर, जिनका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पासपोर्ट रहा है, उनके लिए ये रेटिंग दी जाती। और थर्ड में कौन है? जर्मनी, इनका पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। ये चीज़ याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 इसीलिए जारी होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपका देश कितना प्रभावशाली है, आपके देश का पासपोर्ट जो है वो कितना प्रभावशाली है। तो इंडिया का कितना है? 85, यूएसए का कितना है? 7 नंबर पे है, जापान फर्स्ट आया है, सिंगापुर सेकंड आया है, और जर्मनी थर्ड आया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है, तो ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA ये जारी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 5 साल कब से पूरे हुए हैं, तो 5 साल इसको पूरे हुए हैं 13 जनवरी से, ठीक। ये 13 जनवरी 2021 से इसको 5 साल पूरे हो गए। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 13 जनवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था कि 2022 तक किसानों की जो इनकम है उसको डबल कर दिया जाएगा, इस तरह की सारी चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सबसे पूछेगा आपसे कायाकल्प, हाल ही में कायाकल्प पुरस्कार जो दिए गए हैं, ठीक है, कायाकल्प अवार्ड इन्हें कौन देता है? तो इन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री देती है, हेल्थ मिनिस्ट्री यानी आपका स्वास्थ्य मंत्रालय ये पुरस्कार बांटता है। कौन से पुरस्कार? कायाकल्प पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने स्लाइड में छोड़ दिए, मेरे को लग रहा है कि 1-2 दिन के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाल ही में नीति आयोग ने किस ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के प्लेटफॉर्म को जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किस ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ मिलके? तो ये होगा आपका फ्लिपकार्ट के साथ मिलके, ठीक है। फ्लिपकार्ट के साथ कौन मिला है? तो फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिलाया है किसने? नीति आयोग ने। और नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है। नीति आयोग किसके बदलाव के अंदर लाया गया था, मतलब किसको हटा के नीति आयोग लाया गया था? तो प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, कब? 2015 में, ठीक। अच्छा, नीति आयोग हैज़ पार्टनर्ड विद फ्लिपकार्ट टू लॉन्च वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलिए, अच्छा, और आपसे क्या पूछेगा? आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाल ही में बिम्स्टेक में आपके बारे में बिम्स्टेक के बारे में आपको बता सका हूँ। बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है? एक सेकेंड, बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? यहाँ पे ये नियुक्त किया गया है तेंजिंग, एक सेकेंड, तेंजिंग और कौन है? लेकफेल लेकफेल, इनको बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इतने ही थे, मेरे को लगता है इतने ही थे मैंने जो छोड़े। और चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ। भूपिंदर सिंह मान ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कृषि कानून समिति से अपना नाम वापस लिया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब जो है ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। मैंने आपको लास्ट वीकली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में बताया था। तो इसमें क्या हुआ है, जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अभी के लिए जो फार्म्स बिल थे उन पे रोक लगा दी है। जो फार्म्स बिल थे उन पे रोक लगा दी है, और इसके लिए किसानों से बोला है कि हम एक
समिति का गठन कर रहे हैं, कमेटी का गठन कर रहे हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में देखेगी और फिर वो हमें जानकारी देगी। लेकिन सरकार किसानों ने मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है कि भाई हम उस कमेटी का समर्थन करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑलरेडी उस समिति में 4 लोग हैं और उनमें से एक चेहरा ये आप देख रहे हो, इन्होंने तो अपना नाम वापस ले लिया है कमेटी से। क्यों किसान मना कर रहे हैं? क्योंकि वो 4 लोग पहले से ही किसान बिल के समर्थन में थे। तो किसानों का कहना है कि ये जब सरकार के समर्थन में थे तो भाई हम इन्हें कमेटी में क्यों शामिल होने दें। जाहिर सी बात है, अगर कोई बोल रहा है कि चलिए अगर ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि हमारे या किसी ये एक पर्सन है और एक ये पर्सन है, ठीक, इन दोनों में लड़ाई हुई किसी चीज़ को लेके, ठीक है, तो अगर ये कोर्ट जाते हैं वहाँ पे, कोर्ट जाने में अगर जो जज है वो बोलते हैं कि ठीक है ये एक पर्सन है, ये तुम्हारे दोनों के ऊपर नज़र रखेगा और बताएगा कौन गलत है। अभी आपको पता है कि दूसरा वाला जो आपसे जिसके साथ लड़ाई हुई है आप, ये इसका दोस्त है, अच्छा, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि भाई ये तो फेयर नहीं हुआ क्योंकि वो उसका दोस्त है तो वो उसके बारे में कंप्लेन करेगा ही नहीं कभी। उसी तरीके से सेम क्या हुआ है, किसानों ने बोला कि जब ये लोग पहले से ही किसान बिल के समर्थन में थे तो ये कमेटी में क्यों शामिल होंगे, ये हमारी क्या बात रखेंगे आपके सामने, इसलिए इन्होंने जो है वो किसानों ने इसका समर्थन नहीं किया है। तो हो सकता है इसके बारे में थोड़ी प्रॉब्लम हो बाद में। चलिए नेक्स्ट, ये 4 लोग हैं, देख लीजिए आप भाई, ये 4 लोग हैं, भूपेंद्र सिंह मान, अनिल गर्नब, अशोक गुलाटी और डीपी आर के जोशी। इन लोगों ने, किसानों ने कहा कि ये लोग पहले से ही समर्थन में थे बिल के, तो हम इनको कमेटी में ऐसा कमेटी मेंबर नहीं मानते। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत की पहली हवाई टैक्सी का उद्घाटन किया। हवाई टैक्सी का जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार हवाई टैक्सी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, तो हरियाणा में हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको और कुछ फैक्ट बताता हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ये चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ क्या है भाई, कैपिटल है, सॉरी हाँ कैपिटल है कहाँ की, इसकी हरियाणा की और पंजाब की, ठीक। चंडीगढ़ से हिसार, हिसार, ये 2 जगहों के बीच में ये हवाई टैक्सी चलेगी। किराया कितना है, 1755। ये किस स्कीम के अंतर्गत चलाई जा रही है, तो उड़ान, उड़ान स्कीम के अंतर्गत ये हवाई टैक्सी जो है वो शुरू की गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, हरियाणा लॉन्चेस एयर टैक्सी सर्विसेज, ठीक है। चलिए, और इन्होंने बोला है कि देहरादून से हिसार को भी धर्मशाली मतलब, और ये मार्ग ऐसे बनाएंगे जो टैक्सी सेवा और भी तीसरे चरण में चंडीगढ़ से देहरादून और हिसार से धर्मशाला के लिए 2 और मार्गों को 23 जनवरी को जोड़ा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय वैक्सीन निर्माण कंपनी भारत बायोटेक ने ब्राज़ील को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब भारत बायोटेक हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई कोविड-19 वैक्सीन टू ब्राज़ील, मतलब ब्राज़ील ने भारत बायोटेक से वैक्सीन मांगी है, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत बायोटेक के एमडी कौन है, तो डॉक्टर कृष्ण, एक सेकेंड, डॉक्टर कृष्ण एम अला, ये इसके जो है वो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप कुछ फैक्ट हैं वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, भारतीय भौतिकी विज्ञान और पद्मश्री रोहिणी गोडबोले को फ्रांस द्वारा फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मानित किया गया है। ये फिजिक्स की प्रोफेसर हैं, ठीक है। इनको फ्रेंच द्वारा फ्रेंच ऑर्डर ऑफ समिट ये प्रोवाइड किया गया है, ये अवार्ड जो दिया गया है। अच्छा, ये फिजिक्स रोहिणी गोडबोले, तो ये आप याद रखिएगा, रोहिणी गोडबोले को। अच्छा, ये कहाँ पे, ये IISc में, ISc बेंगलुरु में फिजिक्स की फैकल्टी है, ये फिजिक्स के लेक्चरार है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं। तो इनको फ्रेंच द्वारा फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ये देख रहे हैं आप, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार बिना कागज के केंद्रीय बजट 2021 प्रस्तुत करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा भाई, फुल्ली पेपरलेस बजट जो है वो इस बार जारी किया जाएगा। अच्छा, मैं इसके लिए बहुत सारी जो है वो पिक्चर्स जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ। आप देखिए, इसमें से मैं आपको पिक्चर्स से समझाना शुरू कर देता हूँ। देखिए, लास्ट टाइम 2019 में जब बजट आया था तो इस तरह के कपड़े में लपेट कर लाया गया था, और पहले के किस में लाया जाता था, ब्रीफ केस का इतिहास था। तो इस इतिहास को, ब्रीफ केस के इतिहास को, ये आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रथा जो है एक तरह से समाप्त कर दी थी और ये कपड़े में लपेट कर हमारा जो बजट है वो लाई थी, ठीक। अच्छा, हर बार क्या होता है, बिल बनता है, ठीक, सॉरी बजट बनाया जाता है। तो अब मैं आपको कुछ फैक्ट बनाऊंगा। जर्नी ऑफ द बजट पेपर्स इन 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस द यूनियन बजट विल गो पेपरलेस। इट मीन्स नो बजट, ब्रीफ केस और
ठीक है, बही खाता दिस ईयर, मतलब जो लास्ट टाइम आया था ये बही खाते में आया था। आप देख सकते हैं बही खाते के फॉर्मेट में आया था, इस तरह के फॉर्मेट में आया था। और हर बार किस में आता था, ब्रीफ केस में आता था। अब मैं ब्रीफ केस का कुछ इतिहास में आपको बताता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, द ट्रेडिशन ऑफ कैरिंग द ब्रीफ केस पेपर्स इन ब्रीफ केस वॉज हैंडेड ओवर द अस बाय द ब्रिटिश इंडिया बिग बजट ब्रीफ केस वॉज द कॉपी ऑफ ग्लास एंड बॉक्स। तो अगर पहले क्या होता था कि ब्रिटिश जब हमारे ऊपर राज करते थे, तो जो वो बजट लाते थे वो ब्रीफ केस में लाते थे, और इन्हीं के ये जो ब्रीफ केस था इसको क्या बोला जाता था, ग्लैड स्टोन्स बॉक्स बोला जाता था। और इसी जो ब्रीफ केस में था वो हमारा बजट आता था। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूनियन बजट 2021। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले बजट ब्रिटिश गवर्नमेंट में बजट कौन लाया था, तो 1860 में ब्रिटिश बजट जो लाए थे वो कौन थे, चीफ विलियम ई ग्लैडस्टोन, और इन्हीं के नाम पे ग्लैडस्टोन नाम पड़ा था ब्रीफकेस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो ये आपके लिए फॉर्मेट्स कुछ मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। हाँ, ये रहा, इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आर के सनमुखम चेट्टी कैरीड अ लेदर पोर्टफोलियो टू प्रेजेंट द फर्स्ट बजट इन 1947। अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट बजट 1947 में कौन लाया, तो आर के सनमुखम चेट्टी जी लाए हैं। यही मैं ढूंढा था, फर्स्ट स्लाइड जो मिसिंग थी, मेरे को मिल नहीं रही थी। तो ये अगर आपसे पूछा जाता तो यहाँ पे आप बता दोगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस सन में बही खाता ब्रीफकेस को बदल के बही खाता में लाया गया था बजट, तो 2019 में ब्रीफकेस को चेंज करके। हर भैया पहले क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे अरुण जेटली जी, वो ब्रीफकेस में लाते थे, क्योंकि हमारी भाई प्रथा थी, ब्रिटिशर्स से ये प्रथा चली आ रही थी कि ब्रीफकेस में बजट आता था, तो वो ब्रीफकेस में बजट लाए थे। लेकिन लास्ट ईयर मतलब 2019 में, ठीक है, तो ये ब्रीफकेस में आया था, सॉरी बही खाते के रूप में आया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बजट इन इंडिपेंडेंस इंडिया, तो आर के सनमुखम चेट्टी। अगर फर्स्ट बजट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया पूछता है, तो जॉन मिथाई ने जो है वो बजट जो है हमारा प्रेस किया था। पीएम्स हु प्रेजेंटेड बजट, अगर आपसे पूछता है कि पीएम कौन थे जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे। कब, 1958 से 59 के बीच, तब इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी और इन्होंने जो है बजट पेश किया था। ठीक है, और बस इतना खास है इसमें कि इस बार पेपरलेस बजट होगा कोविड की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसमें किसको प्रदान किए हैं, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह के प्रदान किए गए। इन्होंने इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन और अप्लाइंसेस, इन सारे लोगों को जो है वो अवार्ड जो है वो दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आप ये भी देख सकते हैं 30 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 अवार्ड विनिंग सेक्टर्स अंडर NECA इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन, अप्लाइंसेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय शहर बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी शहर के रूप में उभरा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय जो शहर है जो सबसे तेज़ी से बढ़ते प्रौद्योगिकी शहर के रूप में उभरा है, तो दुनिया में सबसे तेज़ी से कौन बढ़ा है भारत के अंदर, तो ये बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, IT सेक्टर्स के नाम से बनाया जाता है। बेंगलुरु सिटी इज द फॉलोइंग इंडियन सिटी हैव इमर्ज एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सिटी में बेंगलुरु का नाम आया है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब, क्योंकि अधिकतर टेक और एडू से जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे बाईजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे, कंपनी जिनकी जहाँ पे है वो बाईजूस वहाँ पे ही है, कहाँ पे, और अधिकतर स्टार्टअप्स जो है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एबोला टीकों का वैश्विक भंडार स्थापित किया गया। और लास्ट में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सरकार ने भारतीय सेना की विमानन कोर में पहली बार महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की है, यानी आर्मी एविएशन कॉर्प्स में अब वुमेन्स की एंट्री होगी। ये किसने कर दिया है, सरकार ने बोल दिया। तो आज की जो न्यूज़ थी वो कुछ इतनी ही थी, कई स्लाइड्स जो है इसमें मिसिंग थी, मेरे को पता है, आई एम सो सॉरी। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए पूरी स्लाइड लाने की कोशिश करूँ।
शायद एडिट करते समय कुछ स्लाइड्स जो है वो मिसिंग हो गई हैं, और मैं जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ कि आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी हम उन सारे क्वेश्चंस को लाएंगे। और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी रेलवे के एनटीपीसी वाली जो भी एनालिसिस चल रही है वो आप कंटिन्यूस देखते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।